Brought to you by i10। 24 अगस्त शनिवार का दिन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसका नाम यूपीएस है इसे लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। इससे करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी न्यूनतम 25 साल तक काम करता है तो उसे नौकरी के आखिरी 12 महीने का जो बेसिक पे है उसका 50% बतौर पेंशन मिलेगा। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त उस कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही थी उसका 60% हिस्सा उसके स्पाउस को मिलेगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। नौकरी के साल के हिसाब से कर्मचारी को ग्रेच्युटी भी मिलेगी। इसके अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन यानी बेसिक पे और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। वैसे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन जब से इसकी घोषणा हुई है तब से सबके जहन में खासकर उन 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यह समझने में दिलचस्पी है कि यूपीएस ऑप्ट करने के बाद उन्हें कितनी पेंशन, कितनी ग्रेच्युटी और एक मुश्त अमाउंट कितना मिलेगा। साथ ही यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम जो अभी सरकार की चल रही है, और ओपीएस जिसकी कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, इनमें से कौन सी पेंशन स्कीम ज्यादा बेहतर है। ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्धांत राठौर से। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हम ये मानकर चलें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस जो है वो लागू हो गई है, आज की डेट में हम उसे मान के चलते हैं लागू हो गई है, तो आज की डेट में अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे कितनी पेंशन, कितनी ग्रेच्युटी और एक मुश्त अमाउंट कितना मिलेगा, इसको अगर आप किसी उदाहरण के साथ समझा सके तो हमारे दर्शकों के लिए समझना काफी आसान होगा। विकास जी, इसको डिस्कस करना है, काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे और वो उस एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि वो क्या है। और उसके लिए मैंने जो एक बेसिक एग्जांपल लिया है मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। अब जो मैंने एक एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएस के अंदर, ठीक है। हम सबसे पहले यूपीएस पे जाएंगे, फिर एनपीएस पे जाएंगे, फिर उसी केस को हम ओल्ड पेंशन स्कीम से देखेंगे। मान लीजिए हम बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसको हम बात कर रहे हैं जिसकी एवरेज ड्रॉन सैलरी जो लास्ट 12 महीने में है वो 2 लाख की है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम बात कर रहे हैं एवरेज ड्रॉन सैलरी, तो मतलब हम पिछले 12 महीनों की जो उसकी सैलरी है जो उसको ऐड किया जाएगा, उसको 12 से डिवाइड किया तो मान लीजिए वो 2 लाख रुपए आएगी। तो उस केस में अगर हम ऐसा एक केस लेते हैं तो उस केस में जो हमारा यूपीएस है उसके अंदर हमारी कितनी पेंशन बनेगी। तो देखिए, अगर मान ले मैंने कहा कि वो 2 लाख रुपए है, तो उसका 50% जो होगा, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स, वो हमारा उसको हम बोल सकते हैं कि वो बेसिक पेंशन बनेगी। तो बेसिकली 2 लाख का आधा 1 लाख रुपए, और इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलता है। अब क्योंकि सरकार कह रही है 2025 से लागू होगा, आज की डेट में जो डीए है वो 50% है, और जब ये अगले साल 1 जनवरी 2025 के बारे में बात करते हैं तो ये बढ़ के 58% के अराउंड हो जाएगा। वो 4% से बढ़ता है, तो ये 58% के अराउंड हो जाएगा। तो 1 लाख के ऊपर, जो 1 लाख आपका बेसिक पेंशन है, उसके ऊपर 58%, 58,000 रुपीज, तो आपकी जो टोटल पेंशन बन जाएगी वो 1,58,000 रुपीज हो जाएगी। पहली तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारी बेसिक पेंशन बनेगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अपनी सुपर एनुएटेड अमाउंट की, कि ये सुपर एनुएटेड अमाउंट क्या होता है। अब इसमें सरकार ने जो वर्ड यूज किया है वो है लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब जरूरी नहीं है कि आपकी जो पिछले महीने की 12 महीनों की जो एवरेज वो लास्ट ड्रॉन सैलरी भी हो, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बड़ा अमाउंट और छोटा अमाउंट, इन सबका आपने मेल किया और उसको 12 से डिवाइड किया तो आपके पास एवरेज आ गया। बट सपोज मेरी आखिरी मंथ में जो मेरी बेसिक सैलरी थी वो मान लो कि 2,10,000 रुपए थी, तो वो 2,10,000 रुपए के ऊपर हम डियरनेस अलाउंस लगाते हैं। तो डियरनेस अलाउंस अगेन 58% लगाया, और उसका हमारा कुछ 1,21,800 हमारे पास कुछ अमाउंट बन गया। और इस जो अमाउंट है, मैंने ऊपर 2 लाख ऐड किया, 2,10,000 प्लस 1,21,000, तो हमारे पास टोटल बच गया, टोटल मिलके बन गया 3,31,000।
अब इस 3,31,000 का 10% सरकार कहती है कि इसका 10% मान लीजिए 33,000 है। अब इस 33,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए एक हम एम्प्लॉय लेते हैं जिसने 25 साल काम किया। अब 25 साल काम किया तो उसमें 6 महीने कितने हुए? उसमें 6 महीने हुए 50 6 महीने हैं। तो इस 33,000 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन करीबन 16.5 लाख रुपए हो गए। तो ये उस इंसान को एक सुपर एनुएटेड अमाउंट की तरह मिला। तो जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था, अभी हम बात करेंगे कि आप कंट्रीब्यूट कैसे करते हो। तो जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था उसका उसका मैंने कुछ 16.5 लाख रुपए मुझे वापस मिलेगा। और जो ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी जो है ये ओवर एंड अबव ग्रेच्युटी है। तो ग्रेच्युटी अगर आपकी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस अगर आपकी ज्यादा रहती है तो आपकी ग्रेच्युटी आज की डेट में मैक्सिमम 25 लाख रुपए मिलती है। तो आपको ग्रेच्युटी 25 लाख रुपए मिलेगी। तो ये मोटा मोटा हमारा केस है। अगर हम केस लेते हैं कि कोई इंसान अगर 1/1/2025 को रिटायर होता है विद, और ये इन सारे बेसिक्स के साथ में अगर रिटायर होता है तो उस केस में क्या सिनेरियो होगा। जी, मैं यहाँ ये भी समझना चाहता हूं कि आपने जो 2 लाख रुपए बेसिक सैलरी की अभी बात की, वो किस स्तर के अधिकारी या कर्मचारी की सैलरी होगी? कोई भी इंसान अगर ग्रुप ए सर्विस में है तो ग्रुप ए सर्विस में अगर आप किसी एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो अराउंड 2.5 लाख रुपए उनका उनका सैलरी चला जाता है, बेसिक सैलरी चला जाता है। तो प्रोफेसर्स का 3 लाख के अराउंड भी चला जाता है। तो हम बेसिकली ग्रुप ए सर्विस के रिटायरमेंट आज की डेट में अगर कोई रिटायर होता है ग्रुप ए में तो यूजुअली आपका 2 लाख रुपए बेसिक होता ही होता है। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू में ग्रुप ए में जो आज की डेट में बेसिक है वो 57,700। जैसे मेरी जो बेसिक सैलरी जब मैं परमानेंट हुआ था तो 57,700 थी। तो फिर मैं ये पे बैंड ग्रुप ए सर्विस में पे बैंड 10 से 11 पे जाऊंगा, 11 से 12 पे जाऊंगा, 12 से 13 14। तो अगर अराउंड ये 13 के अराउंड पे ये 2 लाख रुपए हो जाती है। इनफैक्ट 13 के अराउंड पे ये 2 लाख रुपए हो जाती है। तो हम उस सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती है। कोई 14 पे है, कोई प्रोफेसर है, कोई वाइस चांसलर है, तो वो आपकी जो ग्रेड पे हो जाएगी वो और भी ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में आपका 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। अब ये ईज के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है 2 लाख रुपए का। अच्छा, अब इसी के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस जो है उसमें पेंशन का क्या प्रावधान है, वो भी आप जरा बताइए। हाँ, मैं इसी के अंदर मैं आपको फैमिली पेंशन का भी बता देता हूँ। अब इसमें क्या है कि अगर जो मेरी एवरेज ड्रॉन सैलरी जो पिछले 12 महीनों की है अगर वो 2 लाख रुपए है तो उसका 30%, या फिर मैं कह सकता हूं कि मेरी पेंशन का आधा, अगर मेरी पेंशन होती तो 1 लाख तो उसका 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 60% हो गया 60,000। या फिर मैं बोल सकता हूं कि मेरी टोटल जो जितने भी मेरे 2 लाख रुपए था उसका 30%, एक ही बात है। तो उसका 30% विच इज 60,000 रुपए वो मेरा फैमिली पेंशन होगा। और उसके ऊपर फिर डियरनेस रिलीफ या डियरनेस अलाउंस मिलेगा 58% के हिसाब से। अगर हम 1 जनवरी 2025 के बारे में बात करें तो मेरी टोटल फैमिली पेंशन कुछ 95,000 के अराउंड आ जाएगी, 94,800। तो ये फैमिली पेंशन का है। फैमिली पेंशन जो थी वो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम में भी अवेलेबल थी, बट एनपीएस के अंदर पेंशन ही नहीं थी तो पेंशन की बात ही नहीं। बट एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रेच्युटी जो कंफ्यूजन काफी लोगों को हो रहा है ग्रेच्युटी का, ग्रेच्युटी हर जगह पे थी। ग्रेच्युटी एनपीएस में भी है, ग्रेच्युटी यूपीएस में भी है, और ग्रेच्युटी ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मिलती थी। तो वो 25 लाख पूरे के पूरे जो मैक्सिमम आज की डेट में वो है। बट जो एक नया अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो है सुपर एनुएटेड अमाउंट। तो ये आपका जो कंट्रीब्यूशन जो बेसिकली हम करते हैं, हम अभी भी तो कंट्रीब्यूशन करेंगे और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा। अब ये कैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी मेरी बेसिक और डीए है, जब मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरी अपनी बेसिक और बेसिक का आज की डेट में 50%, आगे जाके 58%, तो मेरी बेसिक और उसका 50% को मैं ऐड करता हूं तो उसका उस अमाउंट का जो है 10% मैं कंट्रीब्यूट करता हूं। और मेरा एम्प्लॉयर आज की डेट के अंदर, जैसे मेरे केस में माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो वो 14% करता है। ये पैसा हर महीने जाता है और ये पैसा हर महीने जाएगा, एक अमाउंट, एक कॉर्पस बनेगा। आप इसको पिगी बैंक बोल लीजिए। ये पिगी बैंक हर महीने बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसमें इस पिगी बैंक का आप मान लीजिए कि उसमें से जो सुपर एनुएटेड अमाउंट है टोटल 17 लाख के अराउंड 16 लाख सरकार मुझे वापस कर रही है। और बाकी ज्यादा पैसा जो है सरकार अपना इन्वेस्ट करेगी और वहीं से वो फाइनेंस करेगी कि मुझे पेंशन कैसे मिलेगी। जी, अब बात करते हैं एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम की।
सेम सैलरी स्ट्रक्चर पर आज की डेट में अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे कितनी पेंशन, कितनी ग्रेच्युटी और एकमुश्त अमाउंट कितना मिलेगा? अब देखिए, एनपीएस का अगर मैं आपको बताऊं तो एनपीएस में पेंशन तो होती ही नहीं। पहली बात तो ये 1 जनवरी 2004 के बाद जो एम्प्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट में आए हैं उनको उनको उनके लिए ये पेंशन का की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो उनके लिए क्या था कि जो भी मेरा बेसिक है, ठीक है, मान लीजिए मेरा मेरा बेसिक अब 2 लाख रुपए मान लीजिए, तो मेरा बेसिक अगर 2 लाख रुपए तो उसका 50%, 1 लाख रुपए डीए हो गया। तो ये जो 3 लाख रुपए है, इस 3 लाख रुपए का और ये मंथली, बाय द वे मंथली मैं बता रहा हूं, इस 3 लाख रुपए का 10% जो है मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, 30,000 रुपए, और उसका 14% जो है वो एम्प्लॉयर माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से ये एक कॉर्पस बनना शुरू होगा। 30,000 मेरा और 14% जो सरकार कर रही है उसका, और ये जो कॉर्पस हर महीने कंट्रीब्यूट होगा, ये कॉर्पस मान लीजिए कि मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे 1 करोड़ रुपए हो जाता है। बाय द वे ये 1 करोड़ नहीं होगा, 1 करोड़ से बहुत ज्यादा होगा, 3-4 करोड़ रुपए के अराउंड हो जाएगा। अगर आप एस्टिमेट लेके चले, कोई इंसान 25 साल काम कर रहा है और पे रिविजन के हिसाब से मान लीजिए 1 करोड़ रुपए होता है, तो उस 1 करोड़ रुपए का क्या होगा? मान लीजिए मैं रिटायर हो रहा हूं। अगर मैं रिटायर हो रहा हूं तो उसका 60%, 60 लाख रुपए विड्रॉएबल है, ठीक है। बट जो 40 लाख रुपए है उसको सरकार अगेन मार्केट में लगा के एक एन्युटी बनाती है, और उससे मुझे एक हर साल एक तरीके की इनकम, एन्युटी इनकम मिलती है। बट ध्यान रखिएगा कि यहां पर अश्योर्ड नहीं है। अगर मार्केट बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट नहीं है तो कुछ तो रिटर्न नहीं है। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत एनपीएस के साथ सरकारी इंप्लॉइज को थी कि सेफ्टी सिक्योरिटी। देखिए, हम इंडियन कल्चर में हम आज भी एफडी में, गोल्ड में, इन सब में बिलीव करते हैं, और एक सरकारी जो इंडिविजुअल है वो थोड़ा सा सेफ करना चाहता है, अपने आप को सेफ रखना चाहता है, तो वो कहता है कि मुझे अश्योर्ड कितना मिल रहा है। तो यहां पर एनपीएस के साथ में अश्योरिटी कुछ नहीं थी कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये मार्केट के ऊपर डिटरमिंड है। अगर आपको लगता है इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, मार्केट अच्छा करेगी, तो हो सकता है अमाउंट काफी हो, पर हो सकता है अमाउंट कम भी हो जाए। और हमने यूएस के फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ देखा भी है कि कई कई पेंशन फंड्स एकदम डूब गए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर, वो सारे जीरो हो गए। तो ये मार्केट के उतार और चढ़ाव के साथ है। तो अगर आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं है तो न्यू पेंशन स्कीम जो थी वो आपके लिए नहीं थी। अच्छा, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का क्या हिसाब किताब है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दीजिए। आपकी सर्विस के हिसाब से होता है। अगर आपकी 25 साल की ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का एक तरीका होता है कि आपको कैसे ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है। अगर आप 25 साल का आपका सर्विस है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है ये मान नहीं रहा, बट एक्चुअली जो आज की डेट में मैक्सिमम ग्रेच्युटी आपको मिल सकती है वो 25 लाख रुपए मिल सकती है। तो ये आपकी बेसिकली गुड सर्विसेज का मतलब यही होता है कि यू बीइंग अ गुड एंड लॉयल एम्प्लॉई ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आपको ये पैसा दिया जाता है, और इस पे कैप लगा हुआ होता है कि ये मैक्सिमम 25 लाख रुपए ही मिल सकता है आपको। इसका कैलकुलेशन का तरीका भी, और ये यूपीएस में भी मिलेगा, ये एनपीएस में भी मिल रहा था, और ये ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मिल रहा। अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की। फिर से हम वही बात करेंगे सेम सैलरी स्ट्रक्चर पर। आज की डेट में अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो मान के चलते हैं कि ओपीएस लागू है, तो उसे कितनी पेंशन, कितनी ग्रेच्युटी और एक मुश्त अमाउंट कितना मिलेगा? वर्ड है लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो जहां हमारे पास यूपीएस में एवरेज सैलरी ड्रॉन इन दी लास्ट 12 मंथ्स है, यहां पर है लास्ट ड्रॉन। तो आखिरी महीने में जो मेरी सैलरी थी, बेसिक थी, मान लीजिए 2 लाख रुपए, तो आज की डेट में मेरा डीए, तो मेरा उसका 50% हो गया, उसका बेसिक पेंशन कितना हो गया। ओल्ड पेंशन स्कीम में कहता था कि मेरी जितनी भी लास्ट ड्रॉन बेसिक है उसका 50% मेरी बेसिक पेंशन होगी। तो 2 लाख रुपए अगर मेरी बेसिक थी तो मेरा 1 लाख रुपए बेसिक पेंशन होगी। इस बेसिक पेंशन पे डियरनेस रिलीफ या फिर डीए मान लीजिए 58% हमने कहा कि एक जनवरी 2025 को मिलेगा, तो 58,000 वो, तो मेरी जो पेंशन हो जाएगी 1,58,000 हो जाएगी इन केस ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। तो यहां तक अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 1,58,000 आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मिल रही थी, और आपको यूपीएस के अंदर भी आपको 1,58,000 मिल जाएगी, और ग्रेच्युटी यहां भी 25 लाख है, वहां भी 25 लाख है। अब डिफरेंस कहां पर आता है? डिफरेंस आता है कि जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी तो वहां पर एक जनरल पीएफ था। तो एम्प्लॉय क्या करता था, अपने पीएफ में पैसा डालता था। जैसे मेरे फादर जो है वो पीएफ में भी पैसा डालते थे, और वो पीएफ में पैसा कैसे डालते थे कि उन्होंने 10% ऑफ उनका बेसिक, तो उसको एक कॉर्पस में डाला, वो 10% ऑफ बेसिक हर हर साल चेंज होता रहता है।
कि आपका हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है, तो वो 10% ऑफ बेसिक बढ़ता रहेगा। तो उन्होंने जब सर्विस शुरू करी थी तब से उन्होंने अपने बेसिक का 10% एक कॉर्पस में डालना शुरू किया, और वो कॉर्पस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो अब वो मान लीजिए वो कॉर्पस अगेन 1 करोड़ रुपए का हो जाता है। मुझे रिटायरमेंट पे, अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में जाता हूं, तो जो भी मैंने कंट्रीब्यूट करा है वो सारा का सारा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, 100% रिटर्न मिलेगा और टैक्स फ्री मुझे पैसा मिलेगा। और इससे और अगर मुझे बाई चांस मुझे शादी के लिए, या फिर मुझे घर खरीदने के लिए या मेडिकल पर्पस के लिए मुझे अगर लोन भी लेना पड़ता था, तो मैं पीएफ में लोन भी ले सकता था, विड्रॉ भी कर सकता था। तो और इस पे इंटरेस्ट भी मिलता था। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और यहीं पे अगर आप कहीं पे देखोगे कि कई जगहों पे वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, क्योंकि अभी सरकार जो है 10% हमें दे रही है, सुपर एनुएटेड अमाउंट 90% खुद ही रख लेती है। यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम में जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया वो सारा का सारा सरकार आपको वापस कर रही है, विद इंटरेस्ट और 100% रिटर्न, विदाउट एनी टैक्स। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम एंड क्या कहते हैं, जो जो आपका यूपीएफ है। चलिए, ये बात तो हो गई तीनों स्कीम की। अब जरा वापस यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आते हैं। उसमें कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा की सर्विस की है तो उसे जो है मिनिमम एश्योरेंस पेंशन के तहत 10,000 रुपए महीना दिया जाएगा। बिल्कुल, मिनिमम एश्योरेंस जो है वो एनपीएस में तो बिल्कुल जीरो ही थी। इस केस में आपको मिनिमम एश्योरेंस कर दिया सरकार ने कि 10,000 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो 10 साल की सर्विस का। तो ये आपने एक फ्लोर सेट कर दिया, और वो फ्लोर बिल्कुल अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे यूपीएस के थ्रू, तो वो 10,000 रुपए ही आ जाता है। तो अगर आप 10 साल की सर्विस करोगे तो आपका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो काफी है, जिससे सरकार उस कंट्रीब्यूशन को यूज करके आपको 10,000 रुपए पेंशन दे पाए। मैंने कहा ना कि आपका सुपर एनुएटेड अमाउंट जो है वो उसका खेल है कि वो जो जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया, उस कंट्रीब्यूशन का सरकार जो है आपको सिर्फ 10% दे रही है, 90% उसको इन्वेस्ट करके आप ही की पेंशन के लिए क्रिएट कर रही है। और अब सरकार ने कहा है कि वो 14% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, पहले 14% था, अब सरकार कह रही है कि 18.5% होगा। सिद्धांत जी, हमने ये समझा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में मिनिमम एश्योरेंस मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन रेट के साथ साल दर साल बढ़ेगा। ओल्ड पेंशन में भी होता था, उसी को हम डीए भी बोलते हैं, बट रिटायरमेंट के बाद क्या होता है विकास जी, उसी को हम डियरनेस रिलीफ बोलते हैं। अलाउंस होता है जब आप नौकरी के अंदर हैं, जब आप नौकरी के बाहर चले आते हैं तो उसको आप रिलीफ बोल देते हैं। और वो साल में हर बार 2 बार चेंज होता है, जनवरी और जुलाई के अंदर वो चेंज होता रहता है। और उसके पीछे सीपीआई चलता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। तो वो बेसिकली बता रहा है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, और उसको उसको कैप्चर करने के लिए आपकी पेंशन में अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो उसको कैप्चर करने के लिए उसके साथ वो लिंक कर देता है। ये एनपीएस में क्योंकि पेंशन नहीं थी तो इसलिए वो भी नहीं था। तो अब ये यूपीएस में भी है और ओल्ड पेंशन में भी है। तो इस मद्देनजर इस केस में ये दोनों के दोनों सेम। अब ये बताइए कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में से कौन सी पेंशन स्कीम ज्यादा बेहतर है? चाहे तो आप अपना खुद का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, चूंकि आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। बहुत मुश्किल सवाल पूछा है विकास जी आपने, क्योंकि क्योंकि अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा करेगी, देखिए मुझे लगता है इंडिया की मार्केट बहुत अच्छा करेगी आने वाले टाइम में। इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स देखें तो बहुत अच्छा करेंगे। बट हमेशा दिक्कत ये रहती है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो इन्वेस्ट किन किन चीजों में कर रहा हूं, और सरकार मेरे बिहाफ पे या फिर जो पेंशन फंड है मेरे बिहाफ पे कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो मेरे कंप्लीटली हैंड में नहीं है। मेरा एक आइडिया हो सकता है कि हाँ, रिलायंस ऐसा कर सकता है, अदानी ऐसा कर सकता है, टाटाज ऐसा कर सकते हैं, बट बहुत मैटर करता है कि जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं मेरे, वो क्या सोचते हैं। तो एनपीएस के अंदर हमारे पास कुछ पेंशन फंड मैनेजर्स के पास हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये पूरी लिस्ट है, आप इनमें से किसी के पास भी जा सकते हैं। और आपके पास स्कीम्स भी है कि आप कितना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना चाहते हैं, कितना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा करेगा, ये म्यूचुअल फंड और ये जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, तो एनपीएस आपके लिए, एनपीएस विद द फैक्ट कि आप वो पैसा स्टॉक मार्केट में ज्यादा लगा रहे हैं, तो वो इक्विटी वाला रिटर्न आपको हो सकता है ज्यादा दे दे। बट अगर आपको सेफ प्ले करना है, जो टिपिकली एक एक मुझे लगता है कि एक टिपिकल सरकारी, मैं एक पूरे सरकारी घर से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी प्रोफेसर हैं, तो वो टिपिकल एक सरकारी माहौल के अंदर आप प्रेफर करोगे कि आप यूपीएस ये यूपीएस लीजिए।
और फिर यूपीएस लेने के बाद फिर उसके बाद आप थोड़ा सा सरकार को और प्रेशराइज कीजिए किसी तरीके से कि हम वोट करेंगे तभी जब आप वापस ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप है अनटिल अनलेस सारे के सारे वापस ओल्ड पेंशन स्कीम पे नहीं आ जाते। जैसा कि आपने बताया कि ओपीएस में जो कॉर्पस का फंड था वो 100% रिटर्न उसमें मिलता था और वो पूरा टैक्स फ्री होता था। ये बेनिफिट सिर्फ ओपीएस में ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये टैक्स फ्री होता है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम इन एनी केस बेटर है, आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा है उस केस में। बट फिर आपको ये भी देखना है ना कि सरकार कैसे जनरेट करेगी। आपको ये देखना है पेंशन जो है एक सरकार के लिए, अगर मैं एज एन इकोनॉमिस्ट बात करूं अब, तो पेंशन जो है एक बहुत बड़ा कमिटेड एक्सपेंडिचर है सरकार के लिए। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पेंशन और सैलरीज जो है और इंटरेस्ट पेमेंट, इनको हम बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। मतलब आप ये मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए में से आपके आते के साथ ही आपकी पुरानी उधारी और ऐसे खर्चे ऐसे हैं, ईएमआई जैसे ऐसे खर्चे हैं जो आपके 60 रुपए ले जाते हैं, तो आपके पास इकोनॉमी में खर्च करने के लिए सिर्फ 40 रुपए बच जाते हैं। तो इसीलिए सरकार का रोल ये है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैसे मैं अपने रेवेन्यू के खर्चे कम कर सकूं। तो एज अ प्रूडेंट इकोनॉमिस्ट आई वुड से कि ये बेटर है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हर आदमी इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच सकता। पहले मैं अपना घर देखूंगा फिर मैं इकोनॉमी के बारे में सोचूंगा। तो ये कई बार मॉरल क्राइसिस कई बार हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्धांत राठौर को। आपको ये यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। इसके अलावा यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में से कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर है, आपको उसके बारे में भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली होगी। आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त रोज सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा।